हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए भाई दोस्तों, हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट कर ही रहे थे, रेगुलर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और ये आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट आया है जो कि कितने नंबर का है, 18 नंबर का ये है। और अभी तक हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और उसके अलावा एक दो प्रैक्टिस सेट और भी हम लोगों ने उसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर के पेपर किए थे। ये याद रखिएगा कि यही पेपर जो है, अगर आप इसको सही तरीके से कंप्लीट कर लें जीएस प्लस इंग्लिश को, तो आप इसमें जीएस प्लस इंग्लिश से इतना कर सकते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप मेरिट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, खाली आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आपने कुछ अपने तरफ से भी तैयारियां की होंगी। तो आप अगर इनको प्रैक्टिस सेट में रेगुलर करते हैं, ठीक है, ये जो मैं आपको कराता हूं, जो लेवल मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप ये लेवल कंप्लीट कर ले जाते हैं, पर डे के पर डे आप 40 प्लस नंबर बनाते रहें, तो ये गारंटी है कि फिर आपका जो पेपर आएगा, आपको उसमें नंबर लाने से, यानी कि नंबर तो छोड़िए, आपको उसमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसीलिए आप साथ बने रहिए, रेगुलर रहिए। मैंने आपको कल जो है करंट का एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, वो आज भी मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा शाम को 6 बजे। और आप जो है उसको देखिए, उसमें जो है वो 100 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आने के पूरी पूरी संभावनाएं हैं पेपर में। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बना के करंट के पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। आपके 100 क्वेश्चन 50 नेशनल और 50 इंटरनेशनल क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर में। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और जो भी लोग नए आते हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल पे आप लोग ऑल क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी जो नोटिफिकेशन होंगी, वो सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे हमसे जुड़े रह सकते हैं, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सामान्य जो है जागरूकता का, यानी कि जो हमारा जीएस का, और जो इसी में करंट भी है और स्टैटिक जीके भी है, सभी पोर्शन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त। तो दोस्तों, जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी तो वो गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। ठीक है, ये गुप्त वंश का ही शासक था। और इसी ने जो था कि जो विदेशी जो शासक आए हुए थे, विद्रोही जो थे, उन्हीं को हराकर गुप्त शक्ति को बहाल किया था। इसी ने जो है हूणों की आक्रमण को निष्फल कर दिया था। चलिए 42 नंबर, सिंधु घाटी सांस्कृतिक संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास क्या था या क्या नहीं था? इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अनुभव था, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसके पास सभी तो था। सिंधु घाटी के पास विकसित शहर, नवीन जीवन की सुविधाएं भी थी, चित्रलेखी लिपि भी थी, इसके पास लोहे और रक्षा तंत्रों के लिए ज्ञान का अभाव था। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़। तो किसका दोस्तों नहीं मिलता है? तो घोड़े का जो है मोहरों पे नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? घोड़ों का। बाकी आपको देखिए बैल भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हाथी भी मिलेगा, बाघ भी मिलेगा। फिर जो कुबड़ वाला बैल होता था, देखो बैल कई तरीके के होते हैं। बैल तो एक होता है जिसको कुबड़ नहीं होता, नॉर्मल सा गाय की तरीके से होता है। एक बैल होता था जिसको कुबड़ निकला होता है, जिसको हम लोग सांड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुबड़ वाला बैल भी होगा। एक श्रृंगी जो है पशु भी था, एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला। गैंडा भी था, भैंस थी, भेड़ की आकृति मिली है। तो ये सारी चीजें मिली हैं। बाकी इसमें कहीं पर भी घोड़ा नहीं मिला था। चलिए सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। अलाई दरवाजा जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी जो है, ये अकबर के शासनकाल में जो है मतलब बना था, निर्माता कह सकते हैं। मोती मस्जिद आगरा, ये शाहजहां की बनवाई हुई है। और मोती मस्जिद दिल्ली, ये औरंगजेब। ये 4, ये इस तरीके से, ये तो सुमेलित ABCD इसी तरीके से पूरा सुमेलित है, यानी कि 1 2 3 4 के साथ। तो ABCD 1 2 3 4 के साथ सुमेलित है, तो तीसरा ऑप्शन आपका ये मैच हो जाएगा। चलिए, चोरावरी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे? चोरावरी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में और केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो पूर्व, पश्चिम से तो बाढ़ आई थी, वो तो वहाँ पे नहीं, बादल फटा था। ग्लेशियर उत्तर में है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में जो है वो ग्लेशियर पड़ेगा। कौन सा? चोरावरी जो है, चोरावरी हिमनंद रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ेगा, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है। अच्छा हाँ, सही तो है, पश्चिम में ही मिल जाएगा ये तो।
पश्चिम में मिलेगा, यहीं से तो बाढ़ आई थी, वो जो पूरा जो जब उस समय पे 2016, हाँ शायद 2016 में जो है वहाँ पे जो त्रसदी हुई थी वो पश्चिम से आई थी। केदारनाथ मंदिर के जो है पश्चिम में स्थित होगा ये, और जो चोराबरी जो है हिमनंद से अलकनंदा में जो सहायक नदी जो मंदाकिनी है ये उसी का उद्गम स्थल भी है। वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, लाहौर, लॉस एंजल्स या नागोया? तो ये 2028 की बात कर रहा है, तो 2028 ये लॉस एंजल्स जो है ये लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। 2024 में कहाँ होंगे? 2024 में जो है ये पेरिस में होंगे और 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे। इन दोनों शहरों में क्या है, 2024 वाला पेरिस और 2028 में लॉस एंजल्स, ये इसमें तीसरी बार होने जा रहे हैं, ठीक है। ये तीसरी बार खेलों की मेजबानी करेंगे। चलिए 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो देखो दोस्तों, जो अभ्रक उत्पादन नहीं करता है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी जो राज्य देखें माइका, अभ्रक का मतलब होता है माइका, ठीक है, ये इनका उत्पादन जरूर करते हैं। चलिए, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कहाँ पे? समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर मिलेगा? तो ये कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, या इनमें से कहीं नहीं। तो ये कच्छ की खाड़ी में मिलेगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? कच्छ की खाड़ी में जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिए। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, सुंदर होता है, या खराब रोशनी वाले को भी दिखाई देता है। उक्त कारणों में से कोई नहीं। अच्छा देखिए, लाल की जो रोशनी मतलब तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो दूर से दिखाई दिया जाता है। आपको पीला एक बार को कम दिखाई देगा, हरा कम दिखाई देगा, लेकिन लाल जो है वो बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। इसीलिए लाल रंग को जो है रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ का खतरे का संकेत देने के लिए। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है बहुत दूर से दिख जाता है और आंखों को चुभ जाता है, तो इसीलिए। चलिए 50 नंबर, संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित कर रखने के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य झगड़ा का निपटारा करने के लिए। अच्छा, जो देखो संघात्मक राज्यों में स्वतंत्रता न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखो स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी अगर, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो जो अगर केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई झगड़ा हो जाता है, किसी भी तरीके का विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए केंद्र और राज्य के मध्य झगड़ों का निपटारा करने के लिए जो है ये स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया जाता है, ये संघात्मक राज्यों में, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे बंटवारे होते हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में होते हैं, अगर वो उनमें कुछ भी दिक्कत आती है तो ये सुलझाती है। चलिए 51 नंबर देखिए, सरकार का एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का आधार क्या है? व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य संबंध, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य संबंध। तो सरकारों का एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये एकात्मक तथा संघात्मक, अभी इसके ऊपर ही जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य झगड़ा निपटारा करने के लिए। तो जब यहाँ पे एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का आधार क्या होगा, तब भी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की बात आ जाती है। चलिए 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जहां संघ सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण करने की अपेक्षा के विषय में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जहां संघ सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण करने की अपेक्षा के विषय में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से समवर्ती सूची वहीं से आई है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसी से रिलेटेड है ये। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? सीवी रमन ने, एस.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या एस खुराना ने? तो चंद्रशेखर जो थे, एस चंद्रशेखर, इन्होंने जो है ये ब्लैक होल के सिद्धांत को बताया था। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। महेंद्रनाथ सिंह ने, नंदकिशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने या विश्वनाथ मेहता ने? तो ये शिवनंदन नौटियाल जो थे, ठीक है, इन्हीं की ये पेंटिंग थी सत्यम शिवम सुंदरम वाली, ठीक है। इनका नाम शिवनंदन नौटियाल है।
चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्या दे रखा है। 55 नंबर में दे रखा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। अच्छा, बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम या पीपल। तो दोस्तों यूकेलिप्टिस नहीं होता है। अगर आप यूकेलिप्टिस यानी कि जिसको कुछ लोग लिप्टिस भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत सी जगह पे इसको लिप्टिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसको अपने खेत के चारों तरफ लगा देते हैं तो उसका रीजन यही होता है कि ये आपके खेत का सारा पानी खींच लेगा, आपके आसपास का खेत का पूरा पानी, आपका खेत सूखा हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है मित्र नहीं, इसको शत्रु कहा जाता है, क्योंकि ये लंबा ही इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जड़ें जो है पानी की तलाश में जमीन के बहुत अंदर तक चली जाती हैं पानी की तलाश में। तो ये क्या करता है कि ये पानी के चक्कर में ये अपनी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो है मित्र नहीं शत्रु कहलाएगा। चलिए, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। चलिए फिर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन एनिहिलेशन, ऑपरेशन बारबोसा, ऑपरेशन परमानेंट डिस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ग्राउंड जीरो। तो ये जो सोवियत संघ पर आक्रमण करने की जो योजना थी उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बारबोसा। चलिए 58 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए किसने लौह और कोल नीति यानी कि आयरन एंड कोल पॉलिसी अपनाई थी? चांसलर क्या नाम है? बिस्मार्क और क्लीमेंट इटली, नेविन चैम्बरलिन या बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये चांसलर जो बिस्मार्क था इसी ने जो है आयरन एंड कोल पॉलिसी अपनाई थी जर्मनी के एकीकरण के लिए। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण 21 जून 2022 को किया गया? तो देखिए ये इस तरीके के जो नाम होते हैं वो इंडिया में तो रखे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ईरान, दक्षिण कोरिया, इजराइल या उत्तर कोरिया। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये दक्षिण कोरिया का है, कि जो नूरी है जो 21 जून 2022 को जो परीक्षण किया गया वो दक्षिण कोरिया का है। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस घरेलू क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब 26 जून 2022 को जीता? तो दोस्तों किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली या मुंबई। तो इस बार इस जो है मध्य प्रदेश ने जीता है, ठीक है, और 6 विकेट से जीता था इसने। और किसको हराया था दोस्तों? इसने मुंबई को हराया था। किसको हराया था? मुंबई को हराकर जीता है 6 विकेट से। चलिए फिर देखिए, 12 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला इंटरनेशनल बुक फेयर 2 से 13 नवंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, शारजहां, टोक्यो या पेरिस। कहाँ किया गया? तो ये शारजहां में किया गया है, ठीक है। 12 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन जो 2 नवंबर से 12 नवंबर तक जो है ये शारजहां में स्थित एक्सपो सेंटर, ठीक है। और शारजहां कहाँ पड़ता है? ये संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो थीम थी स्प्रेड द वर्ड रखी गई थी। थीम भी कई बार पूछ देते हैं, स्प्रेड द वर्ड। चलिए, निम्नलिखित में किस बैंक ने 11 नवंबर 2022 को अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया था। चलिए 63 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर श्रीनगर में नवंबर 2022 में आयोजित किया? तो पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, HDFC बैंक या एक्सिस बैंक। तो दोस्तों ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है उसी ने ये जो है भारत का पहला तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर श्रीनगर में नवंबर में आयोजित किया। चलिए 64 नंबर देखिए, 64 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किस मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया? किसे मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया? चलिए, माला अडिग, संध्या देवनाथन, सौम्य स्वामीनाथन या शिखा वर्मा। तो दोस्तों संध्या देवनाथन। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं इसमें जो करंट के क्वेश्चन है आप दिमाग से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, चाहे सभी प्रैक्टिस सेट एक बार फिर से, भले आप फॉरवर्ड करके वहां पे जाइए। जो भी जितने भी करंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं हर पेपर में कम से कम 4 से 5 करंट के क्वेश्चन आए हैं। आप इन सबको एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 नंबर, डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? राजकोट, जामनगर, गांधीनगर या जयपुर।
तो ये दोस्तों कहाँ किया गया है, ये गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इसका जो है आयोजन का जो है किसने किया था, जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 19 अक्टूबर जो है गुजरात के गांधीनगर में, डेफ एक्सपो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 66 नंबर। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है, खाली जगह में क्या भरा जाएगा, ये कहा जा रहा है अ मैन हु कमिट्स अ रॉन्ग मे आर रिक्वायर्ड टू हिज प्रॉपर्टी एज अ पेनाल्टी। तो इसमें क्या आ जाएगा, फोरफिट आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, फोरफिट, एस्क्यू, एक्सेस, कॉन्फिस्केट या फोरफिट। तो फोरफिट हो जाएगा हिज प्रॉपर्टी एज ए पेनाल्टी, मतलब उस पर जुर्माना लगा था। चलिए, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, एब्स्टीमियस लिखा हुआ है। एब्स्टीमियस का मतलब क्या होता है, संयमी होता है। ठीक है, या कह सकते हैं मित भोजी होता है, जो कम खाता है। ठीक, फिर मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, उदारवादी या नरम होता है। फिर गर्व आता है, गर्व का मतलब सॉरी प्राउड, प्राउड मतलब गर्व होता है। एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, अत्यधिक होता है। और रस्टिक, रस्टिक का मतलब क्या होता है, देहाती होता है। ठीक, तो अब दोस्तों जब यहाँ पे जब संयमी या मितभोजी हो गया, संयमी मतलब जो संयम रखा हो, और एक्सेसिव का मतलब मैंने क्या बताया, अत्यधिक, जो संयम रखेगा वो कम करेगा, और अत्यधिक मतलब जिसके ऊपर संयम नहीं होगा। तो यहाँ पे उसका जो है एक्सेसिव। इन द क्वेश्चन द 4 अल्टरनेटिव चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। अच्छा ठीक है, ठीक, तो संयमी होगा तो उसका मितभोजी, और तो इसका ये क्या हो जाएगा, एक्सेसिव नहीं, मॉडरेट होना चाहिए यार, मैं जो अपोजिट बता रहा हूँ। अच्छा, एक्सेसिव तो अपोजिट हो जाएगा। मॉडरेट जो है उसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग पूछा गया, यानी कि सिनोनियम, तो मॉडरेट हो जाएगा। मॉडरेट का मतलब होता है उदारवादी या नरम या कम, मतलब जल्दी पिघल जाने वाला। चलिए 68 नंबर देखिए, यहां पे क्या वर्ड अपोजिट है, अपोजिट है फ्लूरी। फ्लूरी का मतलब क्या होता है, घबराहट। ठीक, और घबराहट। ऐसे ही डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, खुलासा या प्रकट करना। फिर सूद, सूद का मतलब होता है शांत। और पेल्ट, पेल्ट का मतलब क्या होता है, खाल या चोट। फिर अचीव, अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त या हासिल कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है, तो घबराहट, घबराहट का जो है जो अपोजिट हो जाएगा सूद हो जाएगा। सूद का मतलब मैंने क्या बताया था, शांत करना या प्रसन्न करना। तो यहां पे जब कोई घबराहट होगी, परेशान होगा, तो उसको प्रसन्न करना हो जाएगा। चलिए, इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। तो दोस्तों देखो, जो प्लेइंग टू द गैलरी होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, देखो इसका जो मीनिंग बन जाता है वो अप्लाउज ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स, ये होता है प्लेइंग ऑफ द गैलरी। तो इसलिए एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज द प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी, इसका मतलब होता है अप्लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्यूपिल। ठीक है, या दूसरा इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू परफॉर्म होता है। क्या होता है, टू परफॉर्म, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स, बिल्कुल बेकार। बी फूलिंग द कॉमन मैन, नहीं, बी फूलिंग का कोई मतलब नहीं है। फाइटिंग द बोट्स, नहीं, यहाँ पे फाइटिंग द बोट्स नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अपेजिंग द मेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपेजिंग द मेस, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अ फ्रेश इंटरेस्ट रेट कट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड लार्जली on how the monsoon turns out the months ahead। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड लार्जली, लार्जली क्या हो जाएगा, लार्जली डिटरमाइन, डिटरमाइन का क्या मतलब यहाँ पे, लार्जली डिपेंड, हाँ डिपेंड हो सकता है, डिफाइन, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं, लार्जली डिपेंड ऑन हाउ द मानसून टर्न्स आउट द मंथ्स अहेड। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द लिटिल बॉय वाज सो busy
प्लेइंग विद हिज टॉय, अच्छा जो छोटा बच्चा है वो अपने जो खिलौने हैं उनके साथ खेलने में बिजी था, टॉय ट्रेन के साथ में, दैट ही डू नॉट इवन लुक अप एट अस। तो दोस्तों देखिए जब यहाँ पे वाज दे रखा है, ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज था तो यहाँ पे डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डिड हो जाएगा कि द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी प्लेइंग विद हिज टॉय ट्रेन दैट ही डिड नॉट इवन लुक अप एट अस, उसने हम लोगों को ऊपर सर उठा के तक नहीं देखा। तो गलती किस में हो जाएगी, ही डू नॉट इवन, तो यहां पे गलती हो जाएगी 71 में, चौथे में। चलिए 72 देखिए, इन दिस क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस is underlined below are given alternatives to the underlined part which may improve the sentence, choose the correct alternative, I, your brother and you। अच्छा, will be partners in the business। देखो सिंपल सी बात, पहले थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है, 3 2 1 होता है, यानी कि थर्ड सेकंड और फर्स्ट, तो यानी कि क्या हो जाएगा, you, your brother एंड आई विल बी पार्टनर्स इन दी बिजनेस। तो मतलब तुम, तुम्हारा भाई और मैं, 3 लोग पार्टनर हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू, योर ब्रदर एंड आई। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें चलता है 3 2 1, 321 चलता है, यानी कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। चलिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रेम्यूनरेटिव, सब्सटेटिव, टेंटेटिव, अच्छा टेंटेटिव और स्पेकुलेटिव। दोस्तों देखिए अभी ये जो वर्ड हम लोग कर रहे हैं, यही वर्ड सेम के सेम जो मैंने मिस स्पेल वाला जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था कल शाम को 6 बजे, उसी में ये 3 के तीनों आए हुए थे। रेम्यूनरेटिव भी है, सब्सटेटिव भी है, टेंटेटिव भी है और स्पेकुलेटिव भी है। अगर आपने वहां पे इसको देखा होता तो ये आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है, अगर आपने इसको देखा होता तो ये गलती नहीं होगी कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड कौन सी हो जाएगी, रेम्यूनरेटिव जो लिखी हुई है वो बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, REMUNERATIVE, रेम्यूनरेटिव, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए मैंने वो जो मिस स्पेल्ड वाला जो वर्ड लेके मतलब वीडियो लेके आया था, वो इसीलिए लेके आया था कि आप जो है उसको कीजिए और उसको करने में आप ये देखिए कि किस हद तक क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो वर्ड पूछे जाते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं, या तो उनमें 2 अल्फ़ाबेट्स बार बार रिपीटेड होते हैं, या ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, लेकिन उसमें शब्द अलग, मतलब उसमें जो कैरेक्टर यूज करते हैं, जो अल्फ़ाबेट यूज करते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे रेम्यूनरेटिव लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो रेम्यूनरेटिव कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा आता है जो टी का यस बन जाता है, ठीक है, तो वो वाले वर्ड जरूर आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द नटसेल। दोस्तों देखो ये भी रिपीटेड है, इन अ नटसेल, इसका मतलब होता है बहुत गहराई से जो है एक्सप्रेस करना, ठीक है, क्या होता है, बहुत गहराई से एक्सप्रेस करना, जो अपनी फीलिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को कभी सबसे ज़्यादा मेन होता है इसमें इमोशन, ठीक है, वो एक्सप्रेस करना। तो यानी कि इन द नटसेल एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 78 देखिए, इन दी फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substitute for the given word sentence, a legal agreement by which a person borrow money from a bank usually to buy a house। अच्छा भाई, डॉक्यूमेंट तो मतलब कह सकते हैं यार, डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या ही कहें, कागजात कह लीजिए, ठीक है। और मॉर्टेज, तो मॉर्टेज का मतलब क्या होता है, बंधक होता है, क्या होता है दोस्तों, बंधक होता है। फिर आता है लीज, लीज मतलब होता है पट्टा, क्या होता है कि मतलब इतने दिनों के लिए ये चीज़ आपके पास रहेगी, वो होता है, कह दिया जाए आपके पास लीज पे रहेगी। फिर इनोवाइस होता है, इसका मतलब होता है बीजे क्या, चलाना, ठीक है। इनोवाइस का मतलब एक तरीके से आपका ये कह सकते हैं कि जो आपने चीज़ खरीदी है उसके बारे में बताना और उसका अमाउंट वगैरह सब चीज़, तो जो क्या होता है, इनोवाइस होता है। चलिए, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच
अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली बाई अ हाउस, जब कोई घर और खरीदने के लिए चीज मतलब वहाँ से सामान लेता है, मतलब बैंक से पैसे उधार लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों मॉर्टेज कहते हैं। मॉर्टगेज कहते हैं। इसका मतलब होता है बंधक, मतलब आपने चीज़ तो खरीदी लेकिन आपने बैंक से पैसा लिया तो आप वहाँ पे बंधक हैं जब तक आप पैसा उसका चुका नहीं देते। चलिए, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटी है वहाँ से डिस्चार्ज जो है कर दिया गया हो तो उसको क्या कहते हैं? चलिए 76 में देखते हैं। डिवाइकल, डिवाइकल मतलब तो पराजय या शिकस्त होता है, और डिक्लेरेशन मतलब त्याग होता है या कर्तव्य से त्याग होता है। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होता है या निर्धारण होता है, और डिटररेंट होता है। डिटररेंट का मतलब होता है रक्षा का, या ये कह सकते हैं कि निवारक होता है, ठीक है, रक्षा का। तब जब आप अपनी ड्यूटी से ही हटा दिए गए, डिस्चार्ज कर दिए गए, तो क्या आ जाता है? ये डेरिलिक्शन आ जाता है। डेरिलिक्शन का मतलब होता है कि कर्तव्य का त्याग कर देना, यानी कि कर्तव्य से त्याग हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपको वहां से त्याग कर दिया गया, हटा दिया गया। चलिए, इन द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये रिकमेंड लिखा हुआ है। अब देखिए फिर वही चीज वैसी ही आई है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर ये स्पेलिंग्स को ध्यान से पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। देखो, री अलग कर लीजिए, कमांड अलग कर लीजिए, आपको स्पेलिंग गलत नहीं होगी। तो कैसे करेंगे? री अलग, कमांड अलग। तो री की स्पेलिंग RE होता है और कमांड की COMMEND होता है, तो ये री कमांड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर देखिए वर्सेटाइल लिखा हुआ है। अब वर्सेटाइल की स्पेलिंग क्या होती है? तो वर होता है VER, सेट होता है SAT, और टाइल TILE। तो वर्षा कर लीजिए VERSA, और टाइल अलग कर लीजिए वर्षा टाइल, वर्षा टाइल। तो VERSA वर्षा, TILE वर्षा टाइल। तो तीसरा नंबर की स्पेलिंग आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए, इन द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस फाइंड आउट ऑफ विच पार्ट सेंटेंस हैज एन एरर। The lecture to be held in the auditorium tomorrow was open to the public and free of charge। अच्छा भाई, द लेक्चर टू बी हेल्ड इन द ऑडिटोरियम टुमारो वॉज, दोस्तों जब टुमारो आने वाले कल की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो जब ये यहाँ की बात हो रही है, अगर यहाँ पे हो रही होती तब तो वॉज सही था, लेकिन जब ये आने वाले कल की बात हो रही है तो आने वाले कल में कभी क्या बाज लगता है दोस्तों? नहीं, वॉज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जब बी लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे वॉज की जगह पे इज यूज कर सकते हैं। टुमारो इज ओपन, कि कल ओपन हो रहा है, टू द पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो गलती किस में हो जाएगा? वॉज ओपन वाले में। तो देखिए वॉज कहाँ पे मिलेगा? ये तीसरे नंबर में, वॉज ओपन टू द पब्लिक। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा दोस्तों। चलिए 11 नंबर देखिए, will proceeding on leave he had committed that he would be resumed after 2 days। अच्छा, while proceeding on leave he had committed दैट ही वुड बी रिज्यूम्ड। दोस्तों देखिए, जब वुड बी लगा हुआ है तो यहाँ पे रिज्यूम्ड की थर्ड, मतलब रिज्यूम की थर्ड फॉर्म में रिज्यूम आएगा, ठीक है, क्योंकि हेड के लिए यहाँ पे कमिटेड आ ही चुका है। तो दैट ही वुड बी रिज्यूम क्या हो जाएगा? रिज्यूम आफ्टर 2 days। तो रिज्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वुड बी रिज्यूम्ड की जगह पे वुड बी रिज्यूम हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, इसको हमको फिल करना है। लीडरशिप इज वन एलिमेंट, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ओवरऑल, एक सेकंड, हाँ, ओवरऑल मैनेजिकल नहीं मैनेजरियल जॉब फॉर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। लीडरशिप क्वालिटी इज, लीडरशिप इज नॉट स्टेटस। तो लीडरशिप क्वालिटी इज, यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा? फिटिंग, डिजायरेबल, सुइटेबल या प्रिफरेबल। तो दोस्तों जो प्रिफरेबल होगा, क्वालिटी इज प्रिफरेबल, लीडरशिप इज नॉट, प्रिफरेबल हो जाएगा। प्रिफरेबल, लीडरशिप इज नॉट स्टेटस और बट रेदर इट इज हैविंग। लीडरशिप इज नॉट स्टेटस और क्या? पावर, सुपेरियरिटी, एनर्जी या कमांड। देखो कमांड तो होगा नहीं, ठीक है। अब सुपेरियरिटी और एनर्जी से भी कोई मतलब नहीं है। अब आता है सुपेरियरिटी और पावर। तो देखो जब लीडरशिप होगी तो उसका स्टेटस पावरफुल होगा, ठीक है, सुपेरियरिटी नहीं। सुपेरियरिटी के हिसाब से लीडरशिप नहीं मिलती है, ठीक है।
चलिए फिर स्टेटस, बट रैदर इट इज हैविंग ओवर अदर्स, बट रैदर इट इज क्या, बट इट इज हैविंग ओवर अदर्स, किसकी वजह से मिलता है, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, कंट्रोल या डोमिनेंस। तो देखो क्या हो जाएगा, बट रैदर इट इज हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर अदर, ये क्या करता है, दूसरों को बढ़ावा देता है। ठीक है, कि अगर आप भी अच्छा काम करेंगे तो आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, लीडरशिप मिल सकती है। मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू द ऑब्जेक्टिव, मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू अचीव कंप्लीट अक्लेम डिस्चार्ज, तो मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू, अचीव हो जाना चाहिए द ऑब्जेक्टिव्स, हाँ अचीव द ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सही हो जाएगा। लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड टू अटेन देम, लीडरशिप इज एन इंडिविजुअल एंड इज प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल रेस्क्यू। अच्छा, लीडरशिप इज एन इंडिविजुअल, टैक्टिक, टेक्निक, पावर या एबिलिटी, तो लीडरशिप की तो एबिलिटी होती है, जैसे धोनी के अंदर है, क्षमता होती है ये। चलिए जल्दी से, बहुत जल्दी से पैराग्राफ पढ़ते हैं। माई हार्ट ग्राइब्ड when I read the other day a news item that more than 2/3 of the elderly are being ignored in their twilight years. They are isolated by their own children and are experiencing loneliness in their parents' lives. Most of them say they are not being respected or given good treatment by their family or society, and they are being discriminated against in their old age. Majority of the elderly attribute their loneliness to no or title interaction with family members, with fast changing socio-economic scenario, growing nuclear families and changing value system, the needs of the elderly have also changed. The most common problem that the elderly face are marginalization, lack of love, mid affection from their loved ones, little or no access to medicines and health care, finding it difficult to secure their life and property. They have no work opportunities, as a result of which they face financial problem. They suffer from restricted mobility and have psychological problem on account of loneliness. To improve the situation for the elderly, the government of India may consider enacting a law like many other countries have to make it compulsory for children to maintain and look after their parents, and also establish the National Commission for Elderly Person. At the same time, the fact remains that the real compulsion has to come out the bonds of affection between parents and children. We would not be wrong in saying that in India the joint family system has made a powerful contribution in commenting the bond of affection between the old and the young. ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए ये परिवार के ऊपर है कि जिसमें जो बुढ़ापे में जो बच्चों से अलग हो जाते हैं, माता पिता को अलग माता पिता नहीं हो जाते हैं, बच्चे कर देते हैं, ये उसके बारे में बताया गया है कि जो इंडिया है यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है और बहुत अच्छा माहौल होता है। यहाँ पे बच्चे और बूढ़ों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो उन लोगों के अफेक्शन है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा चलिए 86 नंबर, द टोलाइड ईयर्स आर व्हेन वन इज, क्या था इसके लिए क्या कहा जाएगा, जो टोलाइड ईयर्स का मतलब होता है जो क्या होता है जब ओल्ड हो जाते हैं। ठीक है, द एल्डरली डू नॉट फील, द एल्डरली डू नॉट फील रेस्पेक्टेड, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, लोनली या इग्नोर्ड। जब देखिए डू नॉट फील तो वो इग्नोर, देखिए लोनली तो फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड भी होता है और इग्नोर्ड भी किए जाते हैं, वो रेस्पेक्टेड नहीं फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी रेस्पेक्ट नहीं है। वॉट द एल्डरली डू नॉट लैक, अच्छा क्या था, इज सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इज लोनलाइनेस इन देयर लाइफ, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं ओनली, फिर कैन कीप द ओल्ड यूनाइटेड विद द फैमिलीज, यहां पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा, ओनली कोर्ट्स कैन कीप द ओल्ड यूनाइटेड विद द फैमिली, सोशल कंपल्साइंस
या जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो देखो इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और बूढ़े बाड़े जो हैं बहुत कम होते हैं, जो कुछ गधे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं, वरना यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और यहाँ पे बूढ़े माता पिता अपने नाती पोतों के साथ बुढ़ापे में बच्चों के साथ ही बच्चों की तरीके से ही रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से गलत कौन सा है? द ओल्ड लव टू लाइव द एक्सटेंड फैमिलीज, बिल्कुल सही बात है। द ओल्ड आर नॉट वेरी मोबाइल, नहीं ये भी सही है। वंस नीड चेंज व्हेन वन गेट्स ओल्ड, हाँ बिल्कुल बदलने की तो जरूरत होती है। मोस्ट ओल्ड पीपल आर फाइनेंशियल सिक्योर, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। अब तो सरकार ने तो इनकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी जब इनको पेंशन देने से मना कर दिया। अब बूढ़े बाड़ों के पास पेंशन नहीं होगी तो नौकरी के बाद उनके बच्चे उनको रखेंगे ही नहीं। क्यों उनके पास कुछ होगा ही नहीं जो बच्चे उनको किसी लालच में रख लें। ठीक है, चलिए खैर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लालच में रखना चाहिए, माता पिता को साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े बूढ़ों का हाथ आपके ऊपर जो है आपको बहुत सी परेशानियों से बचाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आप पुराने हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।